हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनिष्का और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर के नाम की बात करूं तो लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट डज दिस मीन। देखो, ऐसी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, ऐसी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है, उसी को हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। एकदम सिंपल, ठीक है। अभी देखो, एनसीईआरटी ने तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा देती हूँ तुमको। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एज पर मी, तो इसीलिए मैं तुमको समझा देती हूँ। देखो, अभी हमारे पास ना हमारे वर्ल्ड के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। बट क्या, कैसे, किस बेसिस के ऊपर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अलाइव कैसे बोल सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, कुत्ता भाग रहा है, या फिर एक इंसान है वो खड़े होके भाई चिल्ला रहा है एकदम जोर जोर से, तो उस चीज़ों को उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उस एक्टिविटी की वजह से उनको क्या बोलेंगे कि भाई ये जिंदा है। ठीक है, देख के तो लग रहा है कि जिंदा है, पर व्हाट इफ दे आर स्लीपिंग। अगर वो सो रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग कैसे बोलेंगे वो जिंदा है। अरे सांसें ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स तो भाई ब्रीथ भी नहीं करते हैं और मूवमेंट, ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं करते हैं, तो प्लांट को कैसे बोलेंगे। तो लेट्स सपोज हम लोग बोल लेते हैं भाई प्लांट की पत्तियां जो होती है ग्रीन होती है, उसी की वजह से हम लोग बोलेंगे कि प्लांट जिंदा है। बट व्हाट अबाउट दोज प्लांट जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती है, तो उसके लिए भी भाई एक है ऑप्शन हमारे पास। हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रोथ है, प्लांट्स ग्रोथ शो करते हैं ना, एवरी ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ, ठीक है, वो ग्रोथ शो करते हैं। तो प्लांट जो है वो ग्रोथ शो करते हैं भाई साहब, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं वो प्लांट क्या है, जिंदा है। बट ग्रोथ भी दो टाइप की होती है। एक होती है विजिबल ग्रोथ, जो कि हमको नेकेड आइज से दिखाई देती है, हम लोग खुद देख सकते हैं उस चीज़ को ग्रो होते हुए। और इनविजिबल ग्रोथ, जो कि हमको, जो ग्रोथ तो हो रही है पर हमको नेकेड आइज से, हमारे आइज से नहीं दिखाई दे रही है। तो हम लोग सिर्फ विजिबल ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। कुछ प्लांट्स या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो इनविजिबल होती है, मतलब होती तो है पर दिखाई नहीं देती है। इसीलिए विजिबल ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो हमको सिर्फ वही एक चीज़ या वही एक फैक्टर हमको जीवित होने का प्रमाण नहीं दे सकती, ठीक है। अभी देखो, इनविजिबल ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं भाई साहब, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या जरूरी है जीवित रहने के लिए। द बायोलॉजिस्ट से दैट यस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं ना, हमारे वायरसेस, पता है क्या तुमको, जो वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से हमको खांसी होती है, सर्दी होती है, तो वही होता है वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं ना, जब तक वो किसी इंसान को, किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं। जब इन्फेक्ट करेंगे उसी टाइम शो होगी, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वेदर वायरसेस आर अलाइव और नॉट। अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको समझना है भाई जिंदा है तो समझो, नहीं समझना है मत समझो, मुझे क्या, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवित रहने के लिए। हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मैं तुमको बता देती हूँ सिंपली कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर होगी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई। उसके अंदर होते हैं ऑर्गन, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग्स हो गई, ठीक है। उसके अंदर होते हैं बहुत सारे टाइप के टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके अंदर होती है बहुत सारे टाइप की सेल्स, जैसे कि तुम्हारी गॉबलेट सेल हो गई, जैसे कि तुम्हारी न्यूरॉन्स हो गई। अभी ये सेल्स जो है मैं तुमको बाद में बताती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। और सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती है, हम लोगों ने पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो जो उसके अंदर बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, जैसे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। उन्हीं मूवमेंट की वजह से सेल अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। सेल अगर अच्छे से फंक्शन कर पाएगी तो टिश्यू अच्छे से फंक्शन करेगा, टिश्यू करेगा तो भाई ऑर्गन करेगा, ऑर्गन करेगा तो ऑर्गन सिस्टम करेगा, ऑर्गन सिस्टम करेगा तो भाई साहब हमारे ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे के ऐसा ही रहे ऑल द टाइम। वाई, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। बेसिकली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल बताती हूँ, वायरस। अगर हमारे बॉडी को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो क्या हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है? नहीं, हमको बहुत ज़्यादा भाई साहब कोल्ड, फॉर एग्जांपल कोल्ड होता है तो एकदम हेडेक हो जाता है, और नाक एकदम बहती रहती है, और खांसी आती है, गला एकदम सोर हो जाता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा हम लोग अनहेल्दी, क्या बोल सकते हैं, वी हैव फॉलन इल, ठीक है। उस टाइम पे बहुत गंदा लगता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा बहुत ना डिसमेंटल हो गया है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट, जो वायरस होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिसमेंटल या फिर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। उसी की वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का रिपेयर, ठीक है, उसका रिपेयरिंग होता है, और सेकेंड थिंग उसका मेंटेनेंस होता है। तो हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है और रिपेयर करना इंपॉर्टेंट होता है। और
दैट इज़ द रीज़न मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कीप अस अलाइव, ठीक है, टू कीप अस अलाइव, उसी की वजह से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही था इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस डिटेल में, ठीक है। चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लेट्स स्टार्ट इट। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब हम लोग देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस चलती है, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया, तो वो हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलनी ही चाहिए ऑल द टाइम, इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। इसका क्या मतलब है कि कोई हम लोग कोई स्पेसिफिक काम भी नहीं, मतलब हम लोग वेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस फंक्शन should continue in our body or should continue to get performed in our body, ठीक है। even when we are just sitting in the class, even if we are just sitting in the class, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। मतलब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लास में बैठे हुए हैं वैसे ही, या फिर हम लोग सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट देन हमारे बॉडी के अंदर ये फंक्शन होना ही होना चाहिए। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। अभी देखो ऐसी प्रोसेसेस जो कि एक साथ आके इस मेंटेनेंस फंक्शंस को, इन मेंटेनेंस फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अभी देखो, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अभी इन मेंटेनेंस प्रोसेस को, ठीक है ना, हमको चाहिए होता है कि मेंटेनेंस जो प्रोसेसेस है इनका ब्रेकडाउन ना हो और ये इनका कुछ डैमेज ना हो, ठीक है, इनका डैमेज ना हो और इनका ब्रेकडाउन ना हो, तो इससे हमको प्रिवेंट करना होता है। मेंटेनेंस प्रोसेसेस तो चलती है, पर क्या होता है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये डैमेज हो सकती है या फिर ये ब्रेकडाउन हो सकती है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, आउटसाइड, बाहर से आती है, अंदर हमारे एनर्जी स्टोर नहीं रहती है, जो जन्म भर की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहती है, हमको एनर्जी आउटसाइड मतलब बाहर से लेनी होती है, ठीक है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism। तो एक प्रोसेस तो चाहिए ना, जो कि वो एनर्जी, बाहर की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर डाले, तो वही बोला है उन्होंने, और हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोसेस भी है। कहा थी मैं, अरे मैं पूरी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी गाइस, फिर से पढ़ते हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अभी मैं फिर से तुमको एकदम अच्छे से समझाती हूँ। देखो हमारे बॉडी के अंदर वो जो एक्सटर्नल एनर्जी है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर लाना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। जो एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स होता है फूड, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है इन द फॉर्म्स ऑफ फूड हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड द ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ फूड टू द इनसाइड ऑफ अ बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट we got to know। if the body size of the organism is to grow, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी साइज, ठीक है, उसके बॉडी की साइज उसको ग्रो करवाना है, हमको उसको बढ़ाना है, ठीक है, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखो हमको एनर्जी किसके लिए चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए कि भाई ये जो है मेंटेनेंस प्रोसेसेस, इसको प्रिवेंट करना है हमको डैमेज से और तुम्हारा ब्रेकिंग ऑफ से। और दूसरी चीज़ हमको चाहिए एनर्जी फॉर एनर्जी एज ए रॉ मटेरियल, हमको ना रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी कब ग्रो करेगी, जब हम उसको रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। बिल्डिंग कब बनती है, जब रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के लिए भी और इसके लिए भी, जो मैंने पहले तुमको बोला, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। Since life on earth depends on carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based। देखो हमारी लाइफ ऑन अर्थ इस ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं और कार्बन से ही बनते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। इसीलिए जो फूड होता है ना, जो फूड सोर्सेज होते हैं, दे आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है। हमारी बॉडी जो भी फूड सब्सटेंसेस को खाते, मतलब हमारी बॉडी जो भी फूड सब्सटेंसेस को लेती है हमारे अंदर, वो कैसे होते हैं, वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। देखो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसके बेसिस पर हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस को क्या करती है, यूज करती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ carbon sources, ठीक है। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. This source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures, as well as to the kind of molecule
काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। मैंने इतना सारा पढ़ लिया, एक ही गो में एक एक करके पढ़ते हैं। अभी देखो, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड। इसका क्या मतलब होता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज करेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो ना जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्वाइट वेरिड होती है, मतलब वैरी करती है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट में भांति भांति के, हमारे इन्वायरमेंट में वेरिड टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारे पास, हमारे इन्वायरमेंट के पास वेरिड टाइप ऑफ एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी सभी टाइप के एनर्जी को यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको? सिंस इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में इन्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो एनर्जी है वो कैसी है? वैरिड है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना, ये तो हमारे बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी यूज, ठीक है, हमारे बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है या फिर हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू दैट या फिर बेस्ड ऑन दैट हमारी बॉडी एक तो इस सोर्सेज को, एनर्जी सोर्सेज को ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ेगी, नहीं तो बनाएगी, बिल्टअप करेगी, नहीं तो ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ब्रेकिंग ऑफ या फिर ब्रेक डाउन या फिर बिल्टिंग, ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर ना एक यूनिफॉर्म एनर्जी का सोर्स हमको मिलेगा। और वो किसके लिए यूज होगा? वो यूज होगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? मेंटेनेंस फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, या फिर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इसके लिए हम लोग वो जो यूनिफॉर्म एनर्जी हम लोगों ने जो हमारे बॉडी के अंदर बनाई थी, वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। मतलब हमारे बॉडी को देखो, हम लोग ना ग्रो भी करते हैं। ठीक है, ये मेंटेनेंस, इस फंक्शंस को हमको मेंटेन करना पड़ता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, एज वेल एज हमको मॉलिक्यूल को ग्रो भी करना होता है। ठीक है ना, हमको मॉलिक्यूल को बनाना भी होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। For this, a series of chemical reaction in the body are necessary. अभी इसके लिए क्या चाहिए होता है? इस ब्रेकअप के लिए या फिर पैचअप के लिए, इसके लिए क्या चाहिए होता है भाई? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उस एनर्जी के ऊपर, उस सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलेंगे, और उसके बाद में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बैक टू बैक, और उसके बाद में तब जाके मतलब वो जो एनर्जी है यूनिफॉर्म एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी बॉडी यूज करती है फाइनली। ठीक है, कहा थी मैं भाई साहब, भूल गई। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अभी देखो, मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करना है हमको, उसके लिए ना सबसे मोस्ट यूज्ड रिएक्शंस जो होती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का एडिशन करना। रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल करना। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के अंदर यही मीनिंग है। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग का यही मीनिंग है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है रिडक्शन, दैट इज रिड्यूसिंग, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यही जो प्रोसेसेस होती है या फिर यही रिएक्शंस की जाती है, जिसके वजह से हम लोग इस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम outside the body, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. देखो, अभी फिर से दूसरे लाइफ प्रोसेस का हमको इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया। देखो, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन के हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है? नहीं, बाहर से हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के आउटसाइड से जितना भी ऑक्सीजन है उसको हम लोग हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, और उसको यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके हम लोग जो सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमको हमारी ऑब्टेन्ड एनर्जी या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी यूनिफॉर्म एनर्जी है वो मिल जाती है। अभी देखो, इस प्रोसेस को, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of the food sources for cellular needs is what we call respiration. Respiration का क्या मतलब होता है? The transfer, ठीक है, the transfer of oxygen from outside to the inside of the body for the breakdown of
फूड सोर्सेज, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स। सेल्यूलर नीड्स का क्या मतलब होता है बेटा कि जो सेल्स होती है उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए हमको उस मॉलिक्यूल को, उस फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ट्रांसफर कराना, फिर उसको यूज करके ब्रेक डाउन कराना, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. देखो, अगर हम लोग सिंगल सेल्ड, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है कि एक ही सेल है, उसके अंदर उनके पास सिर्फ एक ही सेल है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है कि मल्टी सेल, बहुत सारी सेल्स है, दो से ज़्यादा, दो है या फिर दो से ज़्यादा सेल्स है। ठीक है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास तो एक ही सेल होता है, तो उनके पास कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को इनगल्फ कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट आइटम कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स इनके पास होते नहीं है, क्योंकि इनकी जो एक ही सेल होता है, तो जो सराउंडिंग है उसका, जो सेल का क्या बोल सकते हैं हम लोग, सरफेस है, जो सेल का इंटायर सरफेस है वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहता है डायरेक्टली। ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा इन्वायरमेंट है, तो ये जो सरफेस है पूरा इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहता है, तो वो एक ही सेल के द्वारा सारी की सारी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। एक ही सेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, सारी की सारी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। बट अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है भाई, तो अगर जो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, फिर टिश्यूज भी है, उसके बाद और भी हायर लेवल्स की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर कैसे होता है, उसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस होती कैसे, हम लोग देखेंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। अभी यहाँ पर अगर मैं अमीबा की बात करूँ एग्जाम्पल, वो तो यूनिसेलुलर है ना, तो उसकी सारी जो प्रोसेसेस होती है ना वाया डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, द ट्रांसफर फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो इसके केस के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस के अंदर ये तो बहुत ईजी है क्योंकि सारा का सारा सरफेस एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट से। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है, सारी की सारी जो सेल्स है ना, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सेल्स एक्सपोज्ड रहे इन्वायरमेंट से, तो सारी की सारी सेल्स एक्सपोज नहीं रहती है इन्वायरमेंट से। इसीलिए जो सिंपल डिफ्यूजन जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो सिंपल डिफ्यूजन जो कि अमीबा करता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। We have seen previously how multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. क्या बोला, we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized इन द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो बॉडी पार्ट्स है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, फिर दूसरा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन है, अभी हमारी स्किन जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड टू कवर। हमारे बॉडी को वो कवर करने का काम करती है और प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है। फिर अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो स्टमक एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि एक पर्टिकुलर काम करेगा, मतलब डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो दिस was the meaning of the statement. We are familiar with the idea of these specialized tissue. हमारे पास specialized tissues होते हैं, हमारे पास specialized organs होते हैं, and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. देखो हमारे पास क्योंकि मल्टी सेलुलर है, लाइक वी सेड, यहाँ बोला ही गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, फिर एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू अलॉटेड होता है। वैसे ही जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी के लिए एंड जो फूड हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जो है ऑर्गन या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टिश्यूज उनको अलॉट किया जाता है या फिर अलॉटेड होता है। ठीक है। और वही टिश्यू या फिर वही ऑर्गन वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक ही काम होता है, डाइजेशन करना। ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं पर प्रिडोमिनेंटली वो क्या करता है, डाइजेशन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास क्या काम होता है, रेस्पिरेशन कराना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। व्हाट इज रेस्पिरेशन कराना, प्रिडोमिनेंटली वो क्या कराता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज़ है। मैं भूल जाती हूँ यार कहाँ पर चलता है मेरा। ठीक है। हाउएवर दिस poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. यार मेरे को ये ना NCERT ऐसे मस्त कोऑर्डिनेट करके देती है यार, मस्त लगा मुझे बर का। ओके चल देखो, अभी इनके पास जो ऑक्सीजन
जो लेती है, एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन को लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है ना, ऑक्सीजन को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है। और दूसरा होता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या करती है, तुम्हारे फूड को बेसिकली इनगल्फ करती है और क्या कराती है भाई, डाइजेशन कराती है उस फूड का। पर दिक्कत यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन लेने का काम है और ये जो फूड लेने का काम है, ये तो एक एक पर्टिकुलर सिस्टम कर रहा है ना, सारे के सारे बॉडी को वो फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या फिर सारे के सारे बॉडी को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू है ना, और वो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के पास ही फूड आएगा और वो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के पास ही तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा, सारे बॉडी के अंदर वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी एक हमारे पास सिस्टम होनी चाहिए, सो दैट हम लोग उस टिश्यू से, या लाइक फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होती है। फूड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमको अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक फूड पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होती है। एंड इसीलिए हमारे बॉडी की थर्ड जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थर्ड जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो वन प्लेस टू द अदर वो ट्रांसपोर्ट कराती है, ट्रांसपोर्टेशन जो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, चलो। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अभी देखो, जब ये केमिकल प्रोसेसेस होती है जिसके अंदर फूड को लिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन को लिया, उसको ब्रेक डाउन किया और एनर्जी में कन्वर्ट किया। एनर्जी तो कन्वर्ट होती है पर उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी कन्वर्ट हो जाए, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि हमारे बॉडी के कुछ काम के नहीं होते हैं, काम के तो होते ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम वे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं, मतलब वो हार्मफुल भी है और काम के भी नहीं है। ठीक है, तो इनको हमारे बॉडी से बाहर फेंकना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम आएगा। एंड उसके बाद में एक्सक्रीशन हम लोग चौथा लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. तो excretion एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये जो बाय प्रोडक्ट्स है हमारे बॉडी से बाहर फेंके जाते हैं, मतलब बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर फेंकवाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल्स, अरे सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं कि ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। शुड आई रीड इट वन मोर टाइम? आई जस्ट रीड इट वन मोर टाइम. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. अभी हम लोग start करते हैं. Again, if the basic rules of the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. अभी देखो, जैसे तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन है, स्पेशलाइज टिश्यू है और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए अलग टिश्यूज़ है और न्यूट्रिशन के लिए अलग टिश्यूज़ है, वैसे ही तुम्हारे एक्सक्रीशन के लिए अलग टाइप की सिस्टम बनेगी। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम क्या होगा कि सेल से जितना भी बाय प्रोडक्ट है वो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज लेट्स सपोज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दिस इज योर सेल, इसके द्वारा ये तुम्हारे बाय प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जाएंगे, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इस बाय प्रोडक्ट को डालेगी। तो ये चीज़ें चलती है यहाँ पर। ठीक है, चलो, कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग ना क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिकली सारे के सारे प्रोसेसेस को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू।